दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टिंटन एबे। इसका पूरा नाम है लाइन कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ये एक पोएम है जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और दोस्तों ये पोएम जो है 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम्स के कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स में ये पब्लिश हुई थी। ये पोएम बहुत ही लंबी है, हो सकता है 2 पार्ट्स में इसकी वीडियो बने। मैं लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस पोएम को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें जान लेनी ज़रूरी है और आगे पोएम पढ़ते हुए वो हमें काम आएगी। सबसे पहले तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की। दूसरा, ये पोएम तब लिखी गई थी जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ में 1798 जुलाई 1798 में टिंटन एबे गए थे। यानी उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ की एज रही होगी लगभग 28 साल और इससे ठीक 5 साल पहले यानी कि 23 साल की उम्र में विलियम वर्ड्सवर्थ पहले भी यहाँ पे आ चुके थे। यानी कि 5 साल पहले जब विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे आए थे तो वो इनके यूथफुल डेज थे, जवानी के दिन थे, शुरुआती जवानी के दिन। तो ये चीज़ें याद रखना, आगे काम आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगी। लगभग 160 लाइनें हैं इस पोएम के अंदर, 160 लाइन्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग आधी पोएम को कवर करेंगे यानी कि 80 लाइन्स के आसपास। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ पहली लाइन में लिखते हैं कि 5 years have passed, 5 साल गुजर गए। 5 summers, 5 गर्मियाँ, एंड विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, और 5 लंबी सर्दियाँ। लंबी सर्दियाँ इसलिए क्योंकि सर्दियों के टाइम पर हमको ऐसे लगता है कि टाइम धीरे धीरे गुजर रहा है। तो पहली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि 5 साल गुजर गए, 5 गर्मियाँ और 5 लंबी सर्दियाँ। एंड अगेन आई हेयर, मैं फिर से सुन सकता हूँ दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर। और मैं फिर से सुन सकता हूँ इस पानी की आवाज़ को जो माउंटेन स्प्रिंग से बहता हुआ, जो नदियाँ माउंटेन से बहती हुई आ रही है। बहता हुआ मतलब रोलिंग मतलब बहता हुआ, एक सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग साउंड कर रहा है। ये बहता हुआ पानी सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग साउंड कर रहा है, वो मैं सुन सकता हूँ। सोचो क्या सीन होगा। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दी स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, मतलब एक बार फिर से मैं इन लंबी खड़ी बुलंद चट्टानों को देखता हूँ। क्लिफ्स का मतलब चट्टाने, बिहोल्ड मतलब देखता हूँ। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। इस लाइन का मतलब है ये शांत और सुनसान सीन इम्प्रेस करता है और ज़्यादा गहरी तन्हाई में सोचने को। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। ये लाइन माउंटेन्स के लिए बोली गई है, ये जो खड़ी चट्टाने हैं इनके लिए बोली गई है कि ये खड़ी चट्टाने इस लैंडस्केप को स्काई के साथ मिलाती है, आसमान के साथ कनेक्ट करती है। और ये जो लैंडस्केप का सीन है ये एकदम आसमान की तरह शांत है। द डेज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, वो दिन आ गया जब मैं फिर से आराम कर सकूंगा। रिपोज का मतलब लेट सकूंगा या आराम कर सकूंगा। हियर अंडर दिस डार्क सिकेमोर, यहाँ इस डार्क सिकेमोर ट्री के नीचे। ये सिकेमोर का ट्री कुछ इस टाइप का होता है। एंड व्यू, और यहाँ लेटा लेटा देख सकता हूँ दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, इन घास से हरे भरे प्लॉट्स को जो कि कॉटेज के पास बने हुए हैं। दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, और इन फ्रूट्स के बगीचों को। ऑर्चर्ड टफ्ट्स का मतलब फ्रूट के बगीचों को। विच एट दिस सीजन, जो कि इस सीजन में यानी कि जुलाई के सीजन में ही आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ में यहाँ पर। तो वो इस सीजन में, वो ऑर्चर्ड इस सीजन में, वो बगीचा इस सीजन में, विद देयर अनराइप्ड फ्रूट्स, कच्चे फलों से भरा हुआ है। वो बगीचा कच्चे फलों से भरा हुआ है। क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, और इस सीजन में इन फ्रूट्स ने हरे कलर के कपड़े पहन रखे हैं। क्लैड का मतलब पहनना, कोई कपड़े वगैरह पहनना। तो हरे हरे फ्रूट्स हैं। विच लूज देम सेल्फ मिड ग्रूव्स एट कॉप्सेस, तो हरे होने की वजह से वो फ्रूट्स खुद को खो बैठे हैं इन ग्रोव्स और कॉप्सेस के बीच में, यानी कि छोटे बड़े पेड़ों और पौधों के बीच में खुद को खो बैठे हैं। वंस अगेन आई सी दीज हैजरोज हार्डली हैजरोज। हैजरोज का मतलब
झाड़ियाँ। तो एक बार फिर से मैं इन झाड़ियों को देखता हूँ जो खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन हार्डली ही ये हैज रोज हैं, यानी कि झाड़ियाँ हैं। मतलब ये इतनी छोटी झाड़ियाँ हैं जिन्हें देखकर लग रहा है ये तो ऐसे ही फैली हुई है खेत के अंदर। आगे वर्ड्सवर्थ खुद बोल रहे हैं, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पॉटिव वुड रन वाइल्ड, यानी कि ये तो ऐसे ही फैली हुई हैं खेत के अंदर, ये जो हैज रोज हैं। आगे बोलते हैं, दीज पास्टल फार्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर। ये जंगली फार्म्स, ये पास्टल देहाती टाइप के जंगली टाइप के फार्म्स जो पूरे के पूरे ग्रीन हैं, एंड ब्रीथ ऑफ द स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज। और इन पास्टल फार्म्स में, यानी कि इन जंगलों में, स्मोक यानी कि धुआं छल्ले के शेप में हवा में ऊपर उठ रहा है। मतलब एकदम शांत सीन है और पेड़ों के बीच में से धुएं के छल्ले ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो क्या सीन होगा? विथ सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड। दोस्तों यहाँ पर इन दो लाइनों का मतलब ये है कि ये जो सीन है, ये जो शांत सीन है, ऊपर हवा में पेड़ों के बीच में से धुएं के छल्ले उठ रहे हैं, तो ये सीन अनसर्टेनली इंडिकेट कर रहा है जिप्सीज को, यानी कि बंजारों को, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जिप्सीज का मतलब आई होप आपको पता होगा। ये जिप्सीज एक ऐसी ट्राइब होती है, एक ऐसी जाति होती है जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते, जहाँ मिलता है वहाँ अपने टेंट गाड़ लेते हैं। तो शायद वहाँ से ये धुआं उठ रहा है। या फिर आगे बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, या फिर और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या फिर किसी साधु बाबा की गुफा होगी आसपास। Here by his fire the hermit sits alone, जहाँ कोई साधु बाबा अपनी आग के पास बैठा है और वहीं से ये धुआं आ रहा है। तभी ये धुएं के छल्ले पेड़ों के बीच में से उठ रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक पोएम समझ में आई होगी। आगे बोलते हैं वर्ड्सवर्थ, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, यानी कि ये ब्यूटिफुल सीन ऑफ नेचर थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। कि लंबे समय तक जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो ये सीन, ये लैंडस्केप का सीन मेरे दिमाग में ऐसे छप गया था जैसे कोई आदमी हो, वो ये सीन को देखते देखते अंधा हो गया हो, ब्लाइंड हो गया हो, तो ज़िंदगी भर के लिए उसके दिमाग में ये सीन छप जाएगा। तो वैसे ही मेरे दिमाग में ये सीन छप गया था। तो अभी तक मैं इसको ठीक से अच्छी तरह से भुला नहीं पाया। बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ओड टू दैम। इन दो लाइनों का मतलब ये है कि मेरी ऐसी हालत थी जब मैं शहर में अपने लोनली रूम्स में था, शहर में शोर शराबे के बीच में था। मिड द डिन का मतलब शोर शराबे के बीच में था। ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स और सिटीज के शोर शराबे के बीच में था। आई हैव ओड टू दैम, तब ये सीन मेरी आंखों के सामने था जो मैं यहाँ से लेकर के गया था, एक तरह से उधार लेकर के गया था यहाँ से ये सीन में। तो ये सीन इन द आवर्स ऑफ वियरीनेस, मेरे थकावट वाले टाइम में, शहर में जो मैं थकावट वाला टाइम बिता रहा था, उस टाइम में सेंसेशन स्वीट, उनसे ये स्वीट सेंसेशंस मैंने उधार ली। सीधी भाषा में, जब मैं शहर में थका हुआ फील करता था तो मैं इस ब्यूटीफुल सीन को याद करता था जो मैं 5 साल पहले यहाँ पर देख कर गया था, जिसको मैंने अपने खून में और हार्ट में फील किया था। फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योर माइंड। और ये सीन मेरे दिमाग से भी पास होता था विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और वहीं जाकर मेरे दिमाग में ये सीन रीस्टोर हो गया। ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन का मतलब दिमाग की शांति में जाकर ये रीस्टोर हो गया। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, तो ये फीलिंग्स मुझे उस ब्यूटीफुल सीन ने दी है, उस अनरिमेंबर्ड प्लेजर ने दी है। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब ये है कि इस सीन का जाने अनजाने मुझ पर एक मॉरल इन्फ्लुएंस भी पड़ा है, मेरे कैरेक्टर पर, और मेरे छोटे छोटे नेमलेस अनरिमेंबर्ड कामों में भी दया और प्यार आ गए। नॉर लेस आई ट्रस्ट, और सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ, टू दैम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट,
कि इससे मुझे एक और गिफ्ट मिला है, ऑफ एस्पेक्ट मोर सब्लाइम एंड ब्लेस्ड मूड। ये लॉफ्टी नेचर और ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, मतलब इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में दिमाग पे पड़ने वाले बर्डन के बीच में, मतलब वो बर्डन जो दिमाग पर पड़ता है, इन विच द हैवी एंड वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटन। वो बर्डन, वो वेट इतना हैवी और थकाऊ होता है, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड का वेट। दोस्तों यहाँ पे अनइंटेलिजिबल का मतलब है मिस्टीरियस, इज लाइटन दैट सेरीन एंड ब्लेस्ड मूड। तो इस सीन को याद करने से वो वेट, दिमाग पर पड़ने वाला वो वेट हल्का होता है। इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended। मतलब उस टाइम पर इस सीन के अफेक्शंस हम पर होते हैं और सब कुछ हम हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस से फील करते हैं। उस वक्त हमारी ये जो ब्रीदिंग बॉडी है, जो हम सांस लेते हैं, वो बॉडी जो है वो, और मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो सब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है। एंड वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, कि हमारी बॉडी तो सो जाती है लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है उस वक्त। वाइल विथ एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स। मतलब यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि उस वक्त हमारी आंखें तो शांत होती है बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और इससे हम चीज़ों को देखने लगते हैं, चीज़ों में जिंदगी को देखने लगते हैं, ठीक से हम चीज़ों को देखने लगते हैं। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, मतलब वी आर एबल टू सी द इनर मीनिंग्स ऑफ थिंग्स। बट दिस बी बट अ वेन बिलीफ येट ओ हाउ ऑफ्ट। मतलब यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर ये एक इल्यूजन भी हुआ, ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये एक इल्यूजन भी हुआ, एक भ्रम भी हुआ, तो भी क्या फर्क पड़ता है। Darkness and amid of many shapes of joyless delight, when the fretful stare unprofitable and the fever of the world hung upon the beatings of my heart। मतलब किस तरह मैंने रात के अंधेरे में और दिन की इस जॉयलेस रोशनी में, जब मैं सिटी में था तो ऐसी कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ नहीं देख पाता था। तो उस सिटी लाइफ की अनप्रॉफिटेबल एक्साइटमेंट या फिर कहें उसके बुखार ने मेरी हार्ट बीट्स पर बोझ डाला, मेरी हार्ट बीट्स को बस दबाया। तो अगर ये मेरा भ्रम भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक इल्यूजन भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, ओ सिल्वन वाई दाउ वॉन्डर्ड थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी। इन लाइनों का मतलब यहाँ पर यह है कि न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ टर्न कर दिया। यहाँ पर यह बात पॉइट वे रिवर को बोल रहा है, जो कि टिंटर्न एबी के पास में बहती है, जंगलों में से बहती है। तो न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ टर्न कर दिया मतलब तुमसे इंस्पिरेशन ली। जब नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट एंड मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, और अब तो इस सीन को लगभग मैं आधा भूल चुका हूँ, बहुत सारी यादें डिम और फेंट हो गई हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में सब कुछ याद आ गया, पहले जैसा सब कुछ याद आ गया, सब कुछ चमक उठा एक तरह से दिमाग के अंदर। तो वापस से यादें ताज़ा हो गई मेरी यहाँ आने के बाद में। एंड समवॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, लेकिन मैं थोड़ा सा सैड भी हूँ और हैरान भी। ये परप्लेक्सिटी का मतलब है व्याकुल होना या फिर हैरान होना। मैं थोड़ा सा सैड हूँ और थोड़ा सा हैरान भी हूँ। वो इसलिए, पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगैन वाइल हियर आई स्टैंड, not only with the sense of present pleasure, but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years। कि भले ही ये पिक्चर मेरे दिमाग में वापस आ गई, यहाँ पे जब मैं आकर के खड़ा हुआ तो ये सारी यादें मेरी वापस ताज़ा हो गई। जब मैं इस नदी के पास खड़ा हूँ, सैड इसलिए हूँ क्योंकि मेरी यूथ जा चुकी है। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब मैं 23 साल का था, तब मेरी यूथ थी। तो अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं नेचर को वैसे एंजॉय नहीं कर सकता जैसे मैंने बचपन में किया था, उस टाइम पर किया था, 5 साल पहले किया था।
और परप्लेक्सिटी इसलिए, मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये नेचर अब मुझे वैसा एन्जॉयमेंट नहीं दे रहा जैसा 5 साल पहले दे रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीन मुझे एन्जॉयमेंट नहीं दे रहा, बल्कि फ्यूचर के लिए भी ये सीन मेरे लिए एन्जॉयमेंट साबित होगा। कैसे? जो सीन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, फ्यूचर में जब मैं सिटी में जाऊँगा तो ये सीन एक तरह से मुझे याद रहेगा, तो मेरे लिए ये फूड का काम करेगा, लाइफ और फूड का काम करेगा वहाँ पर। लेकिन अब इस सीन के लिए मेरी फीलिंग्स काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने यूथफुल डेज से जब मैं पहले यहाँ पर आया था। When like a roe I bounded over the mountains, जैसे एक हिरन के छोटे बच्चे की तरह मैं माउंटेन्स पर कूदा करता था। रो का मतलब हिरन का छोटा बच्चा। By the sides of the deep rivers and the lonely streams, इस डीप रिवर और लोनली स्ट्रीम्स के पास, wherever nature led, जहाँ तक नेचर की ब्यूटी फैली हुई थी। More like a man flying from something that is dreads than one who sought the thing he loved, एक आदमी की तरह जो किसी चीज़ से भाग रहा है, या फिर उसकी तरह जो किसी से प्यार करता है और उसे पाना चाहता है, यानी कि नेचर। For nature then, the coarser pleasures of my boy's days and their glad animal movements all gone by, to me was all in all। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन का मतलब है दोस्तों कि उस वक्त मेरे लिए नेचर सब कुछ था। और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि मेरे बचपन के वो दिन, वो प्लेजर्स से भरे हुए दिन और वो एनिमल मूवमेंट्स जो होते थे, जो मैं करता था, वो चले गए, वो दिन गुजर चुके हैं मेरे लिए। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, कि मैं पेंट नहीं कर सकता, मतलब बता नहीं सकता कि वो वक्त मेरे लिए क्या था। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। यहाँ पर दोस्तों साउंडिंग कैटरैक्ट का मतलब है वाटरफॉल, यानी कि झरना, जिसका साउंड मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह प्रेजेंट है अभी भी। उस टाइम पर जो मैंने झरने की आवाज़ सुनी थी उसका साउंड अभी तक मेरे दिमाग में है। द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, ये लंबी सी खड़ी चट्टान, ये माउंटेन, ये डीप और ग्लूमी वुड यानी कि जंगल, ये सब मेरे दिमाग में वैसे के वैसे ही हैं। तो दोस्तों अभी तक यहाँ तक हमने 80 से 81 लाइनें आज इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होगी। बाकी की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।